चलिए, तो स्वागत है आप सभी का हमारी केमिस्ट्री क्लास की चर्चा में। और केमिस्ट्री क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 1 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट के बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं। जो कुछ चीजें इसमें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, कुछ खास पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये क्या होता है, ये चैप्टर 3D इमेजिनेशन है। ये काफी चीजें आपको इमेजिन करना पड़ता है 3D के अंदर, तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो कोशिश करेंगे अपन उसको अच्छे से समझें। और जो पिछले लेक्चर्स में जो पहले जब इसको पढ़ाया था तो कुछ लोगों को जो दिक्कत आ रही थी तो वो अब नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट क्या है, कि एक स्टेट ऑफ, ठीक है, ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर है, इसका मतलब ये है कि ये पदार्थ की एक अवस्था है। तो पदार्थ की अवस्था है तो अच्छा है। सबसे पहले जब ये हमने देखा कि भाई सॉलिड स्टेट क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये बताओ फिर पदार्थ क्या होता है। ठीक है, आपने बोल दिया कि सॉलिड स्टेट में एक फेज है, एक अवस्था है किसकी, पदार्थ की। तो फिर पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, तो आज देखते हैं। मैटर क्या होता है, एसी, एनीथिंग, कोई भी। मैटर क्या होता है, एनीथिंग, यानी कोई भी हो सकता है जिसके पास क्या होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो मास होना चाहिए और एक उसका प्लेस एक्यूपाई करे हो। ठीक है, प्लेस एक्यूपाई करे और मास होना चाहिए। तो एसी किसी वस्तु को हम क्या बोल देंगे, मैटर। तो मैटर कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, जिसके पास क्या होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसके पास मास होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, उसके पास जगह होनी चाहिए, यानी कि स्थान होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या होता है कि मैटर तो समझ में आ गया कि हाँ उसके पास मास होगा और प्लेस होगा, यानी उसके पास कुछ स्थान घेरेगी और कुछ उसका द्रव्यमान होगा। अच्छा, लेकिन ये पदार्थ की कितनी अवस्था देखने को मिलती है, जिसमें से हमारी सॉलिड स्टेट एक है। तो पदार्थ की यदि हम अवस्था की बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो कितने स्टेट होते हैं मैटर की, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर इसकी कितने स्टेट हैं, तीन। एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और इसका जो तीसरा स्टेट होता है वो होता है गैस स्टेट या गैसियस स्टेट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी पदार्थ की कितनी अवस्था देखने को मिलती हैं, तीन अवस्था देखने को मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने देखा था कि देखो हमें पढ़ना में सॉलिड है, बट उसके लिए थोड़ा सा बेसिक बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि सॉलिड स्टेट है क्या। तो सॉलिड चीजें क्या होती हैं, तो ध्यान रखना सॉलिड भी एक पदार्थ की अवस्था है, जिस तरीके से द्रव और गैस यानी लिक्विड और गैस होते हैं उसी तरीके से। तो सॉलिड और में क्या खास बात होती है, लिक्विड में क्या खास बात है और गैस में क्या खास बात है, क्योंकि है पदार्थ बट तीनों अलग अलग क्यों है, इसका रीजन क्या है, आइए देखते हैं। यदि हम सॉलिड की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कांस्टेंट पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब है कि ये एक एटम यहाँ, दूसरा बिल्कुल उससे चिपका हुआ। इस तरीके से जब पैकिंग होती है किसी पार्टिकल की, तो वो जब मिल के क्या बनाते हैं, सॉलिड। क्या बनाते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, जो सॉलिड को बनाते हैं, यानी जो इनके संगठन अणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इनके क्लोजली पैक्ड का रीजन क्या होता है, भाई ये क्लोजली पैक्ड क्यों है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रोंग फोर्स काम करता है। क्या करता है, इनके जो एटम है, ठीक है, ये जो इनके जो एटम है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है। तो जब इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी बहुत ही मजबूत इनके बीच में बल काम करेगा इनके पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स कैसे आ जाएंगे, बहुत ही पास, यानी बहुत ही पास मतलब क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो दोनों का मतलब समझ में आया कि स्ट्रोंग फोर्स की वजह से ही पार्टिकल कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से पार्टिकल कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी तरीके से हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं
वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड, यानी क्लोजली पैक्ड तो हैं बट लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड, यानी सॉलिड के मुकाबले इनके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे डायग्राम से आप समझ पाओगे, जैसे एक एटम ये है तो दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनके एटम होंगे ना वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होंगे। लूजली पैक्ड का मतलब होता है कि इनके बीच में क्या देखो, स्पेस देखने को मिल रहा है। लूजली पैक्ड है इसके मतलब इनके बीच में क्या होगा, स्पेस। और ये स्पेस इसलिए है, ये लूजली पैक्ड इसलिए है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच में वो भी कैसा होगा, लेस होता है देन सॉलिड। यानी सॉलिड के मुकाबले इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी अंतर आणविक जो बल होता है वो भी कैसा होता है, कम होता है। तो जब फोर्स कम है तो इनके जो एटम है वो ज्यादा आपस में चिपक नहीं पाएंगे, आपस में क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगे। तो जब आपस में चिपक नहीं पाएंगे तो इनके जो एटम है वो थोड़ा सा दूर रहेंगे, यानी क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। फिर आते हैं गैस की बात करते हैं। तो गैस के जो पार्टिकल्स है ना ये फ्री होते हैं, फ्रीली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, फ्रीली अरेंज्ड। और फ्रीली अरेंज क्यों है, मतलब कोई कहीं भी हो सकते हैं, इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता है, कहीं कोई कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। और इसका रीजन है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में लगता है अणुओं के बीच में वो बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है, वेरी वीक, बहुत ही वीक होता है। तो इनके जो एटम है कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, तो काफी दूर दूर है। तो जब इनके बीच में जो इनके बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो इनके कॉन्स्टिट्यूंट एटम्स हैं, उनके बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर है तो ये बहुत दूर दूर रहेंगे। तो आपको पहले दो पॉइंट पे फोकस करने हैं कि इनके जो पार्टिकल्स है कैसे है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज थे। उसी तरीके से इनके बीच में क्यों थे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। लिक्विड में पास तो है लेकिन सॉलिड के मुकाबले कम है, क्योंकि इनके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के मुकाबले कम होता है। और गैस में क्या होता है, ये फ्री होते हैं। फ्री होते हैं क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है ही नहीं, बहुत ही कम है। तो इस वजह से गैस बहुत दूर, इसलिए गैस के एटम बहुत ज्यादा दूर दूर है ना, इसलिए हम इनको गैस कह रहे हैं। लिक्विड लिक्विड के अंदर जो एटम है थोड़े से पास पास है, लेकिन सॉलिड में बहुत पास है। तो इसलिए सॉलिड को बनाने के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत फोर्स लगता है और क्लोजली पैक्ड होते हैं। यदि क्लोजली पैक्ड नहीं है, थोड़े से दूर हैं तो लिक्विड, और बहुत दूर है तो गैस है। ये इनकी खास बात है। फिर आता है इनके शेप। तो तुम्हें पता है सॉलिड के अंदर जो शेप होता है, सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स होता है, क्योंकि इनके बीच के में अणुओं को इतना जगह ही नहीं कि ये मूवमेंट कर पाए, एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए इनका इसमें जो सॉलिड स्टेट है, इनका जो शेप है, आकार है, वो भी फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड का नहीं। ये किसके आधार, देखो लिक्विड को क्या करो, आप जिस बर्तन में डाल दोगे उसके आधार इनका शेप हो जाएगा। यदि आपने लंबी बोतल में डाला तो उस तरीके के बन जाएंगे, आपने ग्लास में डाला तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, आपने लोटे में डाला तो लोटे जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डाला तो बाल्टी जैसा। यानी इनका जो शेप है वो क्या होता है, शेप चेंज अकॉर्डिंग चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी किस वस्तु में रख रहे हो, किस ऑब्जेक्ट में रख रहे हो, उसके हिसाब से लिक्विड का क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से किसमें भी है, गैस में। इसी तरीके से गैस में है, जो किसके अंदर हो, लिक्विड के, क्योंकि गैस को भी आप यदि देखा होगा सिलेंडर में भर के लाओगे तो उसका शेप सिलेंडर जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां भी और जिस सिलेंडर में उसको भरोगे उसका शेप बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। तो ये हो गया गैस के बारे में। फिर आता है कंप्रेसिबल है कि नहीं है। तो सॉलिड की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नॉट कॉम्प्रेसिबल, नॉट कॉम्प्रेसिबल, यानी इनको आप दबा नहीं सकते, संकुचित नहीं कर सकते हो। लिक्विड को कर सकते हो कुछ हद तक, और गैस को तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, यानी हाईली कंप्रेसिबल। जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल है, यानी बहुत ज्यादा उसको दबा सकते हो। और लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेसिबल है, थोड़ा सा, थोड़ा वो दबा, तो इसके अंदर स्लाइटली है, ठीक है, स्लाइटली है।
और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हाईली, हाईली, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाईली कंप्रेसिबल है, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल है और ये नॉट कंप्रेसिबल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में यदि आप समझ जाएंगे तो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में भी समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी सॉलिड के ही बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम सॉलिड के एक चीज और आप देख लो पहले, फिर अपन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये क्या है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। और आपको मैंने ये भी पहले भी बता चुका हूँ, आपने पहली कक्षा में भी पढ़ चुका है कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, यानी स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर्स कैन बी चेंज, कैन बी चेंज्ड, यानी हम पदार्थ की अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई आपके पास लिक्विड है, तो आप इसको किस में बदल सकते हो, गैस में भी बदल सकते हो, और इसको आप इसी लिक्विड को आप किस में बदल सकते हो, सॉलिड में भी बदल सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, तो आपको पता है, देखिए लिक्विड, एग्जाम्पल के लिए मैं वाटर ले लेता हूँ, ठीक है, और लिक्विड का एग्जांपल वाटर, और वाटर को जब आप गैस में बदलना चाहोगे तो किस में बदलेगा, ये वेपर्स में, किस में बदल जाएगा, वेपर्स में, किसका, वाटर वेपर्स, ठीक है। और जब इसको सॉलिड में बदलोगे तो आइस, ठीक है। तो जब भी हम किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। यानी आप टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करके पदार्थ की अवस्था को कैन बी चेंज, यानी आप चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, लिक्विड था वाटर, वाटर में यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, और कितना इंक्रीज किया, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा दिया, तो जब भी आप 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो पानी उबलने लगेगा, और उबलने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और वेपर क्या हुई, गैस। यानी आपने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, तो आपने क्या किया, लिक्विड को बदल दिया वेपर्स में, यानी वाटर वेपर्स में, यानी गैस में। इसी तरीके से पीछे देख लेते हैं कि लिक्विड सॉलिड में कैसे बनाओगे। जिस तरीके से आपने टेम्परेचर बढ़ाया और वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसी तरीके से टेम्परेचर को कम करते जाओ, जो तापमान है उसको कम करते जाओ, और 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या कर दो, कम, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस भी ज्यादा है, उससे कम ले जाना है। तो जब आप टेम्परेचर बहुत कम करेंगे, जीरो पे, -1, -2, तो क्या होगा, पानी किस में बदल जाएगा, आइस में, और आइस एक सॉलिड स्टेट होती है। तो देखा आपने क्या किया, लिक्विड से गैस भी बना दिया और लिक्विड से सॉलिड बना दिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, गैस को वापस से सॉलिड लिक्विड में बनाया जा सकता है, कैसे, टेम्परेचर कम कर दो, ये 100 कर दिया था ना, अब उसको वापस से धीरे धीरे नीचे लेके आओ, और साथ में प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाओगे तो जो चीजें फैल गई थी वो वापस से कंडेंस हो जाएंगी, संघनित हो जाएंगी। जब वो आपस में टेम्परेचर कम कर दिया तो एक तो उबलना बंद हो जाएगा वापस से, और वेपर्स बनना बंद हो जाएगा, और बाद में जो प्रेशर लगाओगे तो जो वेपर्स बन गए थे उनको आपने कंडेंस कर दिया, संघनित कर दिया, तो वापस से किस में बदल गए, वाटर के अंदर बदल गए। तो इस तरीके से आपने किसको, गैस को लिक्विड बना दिया। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो सॉलिड था उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता, टेम्परेचर कम किया था तो जम गया था पानी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे 0 पे लिक्विड सॉलिड बन गया था, 1 2 3 4 5 ऐसे करते बढ़ाते जाओ, तो जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और पिघलते पिघलते एक ऐसी फेज आ जाएगी जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी किसी भी स्टेट ऑफ, किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है, यानी जो पदार्थ स्टेट है किसी भी मैटर की, उसको आप क्या कर सकते हो, इजिली चेंज कर सकते हो, किसकी सहायता से, टेम्परेचर और प्रेशर, ये नहीं भूलना है। पदार्थ की अवस्था को यदि आपको चेंज करना है तो दो वहां पे आपके बहुत बड़े जरिया हैं, वो है टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान और दाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड की, क्योंकि हम, हमारा मेन मुद्दा है सॉलिड को पढ़ने का, तो अब हम सॉलिड की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए सोलिड स्टेट के अंदर जो पहला पॉइंट आता है, अब ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, बस डिस्कस कर रहे हैं। पहला है प्रॉपर्टीज में कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहला देखा हमने इसका फिक्स्ड शेप और साइज होता है। तो हमने अभी देखा कि सॉलिड एक बार जिस तरीके का बना है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड है ना,
इस तरीके से कि उन इतने ही ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड हैं कि इनके पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते, इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट ही नहीं हो पाता। और इतने प क्लोज़ली पैक्ड होने का रीज़न भी हमने देखा था कि इतने क्लोज़ली पैक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो अणुओं के मध्य जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो इनके संगठन अणु हैं, उनके बीच में जो प्रेशर है, सॉरी, जो इनके बीच में हाँ, इंट्रामोलिक्युलर जो फ़ोर्स है या फिर इनके बीच में जो बल काम कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रबल। तो इसलिए इनके शेप फिक्स है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स मूवमेंट कर ही नहीं सकते, पानी और गैस में कर सकते हैं, इसलिए उनका शेप फिक्स है, नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दिस इज़ नॉट कंप्रेसिबल। वही चीज़ है, आकार और इनका जो शेप और साइज़ है, यदि वो फिक्स है, तो क्यों फिक्स है? क्योंकि इनका शेप और साइज़ बदल नहीं रहा। और बदल नहीं रहा इसका मतलब कंप्रेसिबल भी तो नहीं है। जब आप उसको दबाओगे भी तो कंप्रेस ही नहीं करेंगे, ठीक है? दबाने के बाद भी उनका आकार वगैरह चेंज नहीं कर सकते, उनका शेप और साइज़ चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं, यानी इनको बनाने वाले जो अणु है वो कैसे होते हैं? क्लोज़ली पैक्ड। तो अभी तक हमने इस डायग्राम में यही देखा है, क्लोज़ली पैक्ड, और बेसिक भी अभी अभी करके आए हैं कि सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं जो इनको बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मतलब होता है संगठित अणु जो इनको बनाएँगे। तो किसी भी सॉलिड को जो बनाने वाले अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड होते हैं, और उसका रीज़न होता है कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पे जो ये बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा, ये फोर्स कैसा होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी वजह से इनके अणु बहुत पास होते हैं, और बहुत पास हैं, क्लोज़ली पैक्ड हैं, इसलिए नॉट कंप्रेसिबल है। जब इसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका आकार वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट एक-दूसरे से रिलेटेड हैं, और सभी का रीज़न यही है कि इनके पार्टिकल्स क्लोज़ली पैक्ड हैं, ड्यू टू किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठीक है? तो आपको पता है सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप ऑफ सॉलिड में, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि जो सॉलिड है वो सॉलिड कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है अमोर्फस सॉलिड, ठीक है? अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है? अभी हम इन्हीं के अकेला सॉलिड के बारे में ही अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो 2 टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन। किसके बीच में होते हैं? आइए देखते हैं, क्या ख़ास बात है इनके बीच में? तो अंतर से समझते हैं एक-एक पॉइंट को, और मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो सबसे पहले बात करें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप इनका कैसा होता है? डेफिनिट होता है, और इनका नो डेफिनिट, यानी अमोर्फस का जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो नो डेफिनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, उनकी जो ज्यामिति है, जो ज्योमेट्री है ना, वो फिक्स होती है, लेकिन अमोर्फस की फिक्स नहीं है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, एग्जांपल के लिए मैं ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन आप थोड़ा-सा देखें इसको। ये मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर किसका है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है? ठीक है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर है, ये ज्योमेट्री मैंने बनाई। इसी तरीके से क्रिस्टलीय की मैं साइड में बनाता हूँ। इसका तो बनाने की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मन में आए आप बना दो, वो क्या बनेगा? क्रिस्टलीय ठोस, यानी अमोर्फस सॉलिड ही बनेगा। ठीक है? देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को यानी क्रिस्टलीय पदार्थ को बना रहा था, तो बिल्कुल एक के बाद एक जो इनका अरेंजमेंट है, मैं उनको फिक्स कर रहा था। जो इनका अरेंजमेंट है किनका? इनके जो छोटे-छोटे यूनिट्स हैं ये, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, तो इनकी जो अरेंजमेंट है यूनिट्स का, या जो इनके खड़ हैं, पार्टिकल हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। तो रेगुलर जब अरेंजमेंट है, तो इनका जो एक पूरे को जोड़ने के बाद जो एक साइज़ मिला मुझे,
या जो एक ज्योमेट्री मिली मुझे, वो ज्योमेट्री भी कैसी होगी, फिक्स्ड। और फिक्स इसलिए होगी क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, उनकी संरचना ही एक जैसी है। तो जब एक जैसी संरचनाएँ, एक जैसी ज्योमेट्री मिलके एक बड़े ठोस या बड़े पदार्थ को, बड़े मैटर को बनाती हैं, तो भी कैसा होगा? जिससे बना है उसी की तरह होगा। यानी उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? फिक्स होगी। लेकिन यहाँ पे जो बनाने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 देखो किसी की ज्योमेट्री तो फिक्स ही नहीं है ना। जब किसी की ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, इनकी जो यूनिट्स हैं, उनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, तो इस जो एक पूरा एक सॉलिड बन गया, जो एक पूरा ठोस बना, उसकी भी ज्योमेट्री कैसी होगी? फिक्स ही नहीं होगी। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? फिक्स्ड नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। तो इसका मतलब यही था, जो पहला पॉइंट था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ज्योमेट्री कैसी होती है? फिक्स्ड। तो आप इसको डायग्राम में देखिए। और जब भी बात करेगा अक्रिस्टलीन सॉलिड या अमोर्फस सॉलिड की, तो उसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है। और ज्योमेट्री फिक्स नहीं है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट ही एक जैसा नहीं है। अलग-अलग टाइप के एटम्स आके जुड़ जाते हैं अक्रिस्टलीन में। लेकिन क्रिस्टलीन में ओनली एक टाइप का, जिस तरीके के उसके पदार्थ हैं, ठीक है, उसको बनाने वाले उसी तरीके के सारे, बिल्कुल उसी तरीके के होंगे, और वो मिलकर क्या करेंगे? एक नया स्ट्रक्चर बनाएँगे, यानी एक सॉलिड बनाएँगे। तो सॉलिड की ज्योमेट्री भी कैसी होगी? फिक्स्ड। इसके बाद वापस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है। यानी जो इनको बनाने वाले, जो क्रिस्टली ठोस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनको बनाने वाले जो एटम्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? रेगुलर। कैसा होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। और इनका कैसा होता है? इर्रेगुलर। यानी अमोर्फस सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो इर्रेगुलर होगा। आइए वापस से देखते हैं कैसे। देखिए, मैं बना रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही, रेगुलर अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ए, बी, ए, बी, ए, बी, ठीक है, ए है तो बी है तो ए है तो बी है तो ए है तो बी, और बी है तो ए। देखिए, कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसा होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है, ये देखिए रेगुलर है कि नहीं? ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए। यानी ए बी, ए बी, ए बी, यानी आप ऐसे देखो ए बी, ठीक है? ए बी, ए बी, ए बी, और आगे भी आएँगे तो ए बी, ए बी, ए बी। कहने का मतलब जो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो इनको बनाने वाले अणु हैं, यानी किसली ठोस को जो बनाने वाले अणु हैं, उनका रिपीटिशन बिल्कुल एक जैसे है, यानी इनके अणु एक जैसे हैं। जैसे इसमें देखो बी ए, बी ए, बी ए, यानी इनके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी किसी भी ठोस को बनाने के लिए किस तरीके से वो व्यवस्थित हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट है एक जैसा होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन यही बात करूँ मैं किसके अंदर? क्रिस्टली के अंदर। तो वापस से देखिए, क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, ठीक है? क्रिस्टली के अंदर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे होगा जैसे ए, बी, 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 ए, बी, ठीक है? बी, 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 ए, कुछ भी हो सकता है, यानी फिक्स्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब भी मैं बना रहा था तो देखा होगा आपने, ए के बाद बी के बाद ए, फिर वापस से ए के बाद बी, यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट दे रहा था मैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे मैंने क्या किया? ए बी तो ठीक है, लेकिन वापस से ए बी मिलना चाहिए, लेकिन बी भी मिल गया, ठीक है? ए बी मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिला? बी भी। उसी तरीके से देखो, अब मान लो चलो बी भी मान लेते तो बी भी मिलना चाहिए ना, लेकिन क्या मिल गया? वापस से बी। तो इसका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, किसका? अरेंजमेंट जो है किसका? कांस्टेंट पार्टिकल्स का, वो क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है, और इसके अंदर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो यही दूसरा पॉइंट, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है और इर्रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है। कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे, एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होंगे, लेकिन जो इर्रेगुलर है उनके अंदर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थर्ड, की अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है? और जब अभी उसका उल्टा किसके अंदर होगा? अमोर्फस में। अमोर्फस में क्या होता है कि जो इसके अरेंजमेंट है किसका?
कांस्टेंट पार्टिकल्स को सॉर्ट ऑर्डर में। ध्यान रखना रीजन लगभग एक जैसे ही जा रहे हैं अपन समझने में, लेकिन पॉइंट थोड़े से अलग है। इसमें क्या होता था देखो, रेगुलर अरेंजमेंट, इसने सिर्फ ये बोला कि अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है कि इनरेगुलर है। लेकिन अब यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरीके का है, लॉन्ग ऑर्डर में है कि शॉर्ट ऑर्डर में है, इसको देखना है। तो लॉन्ग ऑर्डर किसके अंदर होता है, क्रिस्टलाइन के अंदर, और अमोर्फस के अंदर कैसा होता है, शॉर्ट रेंज। देखिए इसको भी, क्या है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हमने देखा था ए बी, ए बी, ए बी, इसी तरीके से आगे जाओगे तो वापस से ए बी, फिर आगे जाओगे तो वापस से ए बी। यानी इनका जो अरेंजमेंट है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि इनके जो पार्टिकल्स है ना, वो लंबे समय तक एक जैसा ही रिपीट होते हैं। लॉन्ग ऑर्डर का मतलब यही है कि लंबे समय तक, ठीक है। लॉन्ग ऑर्डर का मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट का है कि लंबे समय तक एक ही एटम रिपीट हो रहा है, जैसे ए बी, ए बी, ए बी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी हुआ, इसके बाद बी बी, ठीक है। ए बी एक जैसा, चलो मान लो ए बी, ठीक है। आगे ए बी नहीं हुआ तो बी बी हुआ, लेकिन ए बी। लेकिन आप यहाँ समझोगे कि जैसे यहाँ पर ए बी था, वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए बी एक ही बार है। यानी इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना, वो बदल रहा है। यानी लॉन्ग नहीं जा रहे, शॉर्ट जा रहे हैं। लॉन्ग नहीं जा रहे, थोड़ी देर में बदल जाते हैं। तो आगे गए आप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, आगे गए बी भी आ गया, फिर ए भी आ गया, यानी बार बार बदल रहे हैं। तो इनके अंदर जो रेंज है ना, एक जैसा बने रहने की, वो कैसी है, थोड़ी सी है। थोड़ी सी मतलब ए बी बस, तो थोड़ी सी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और ये लंबे समय तक ए बी, ए बी, ए बी, ए बी कर रहे हैं, इसलिए इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जो क्रिस्टलाइन है उनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, और जो अमोर्फस सॉलिड है उनको स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आइए देखते हैं इसका मतलब भी। देखो जो ट्रू सॉलिड है, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड का मतलब है कि यदि मैं एक आयरन की रोड को लेता हूँ और उसको ऐसे ही रख देता हूँ, और इसकी मैं देखता हूँ कि इसकी जो थिकनेस है चारों तरफ से, मान लो 1.1 mm की है। कितने की है, 1 mm की थिकनेस है इसकी, मोटाई। और इसको 15 साल बाद देखूं मैं, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, तो भी इसकी जो थिकनेस होगी ना, मोटाई जो होगी ना, वो कितनी होगी, 1 mm ही होगी। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है, जिनको हम सूडो सॉलिड या फाल्स सॉलिड कहते हैं, ठीक है, दिखावा करने वाले। उसका रीजन क्या है कि जब सॉलिड का मतलब होता है नॉट कंप्रेसिबल, यानी उनका, उनके अंदर कंप्रेसिबल है, यानी उनकी साइज से शेप वगैरह फिक्स होना चाहिए। लेकिन मान लो मैं एक ग्लास लेता हूँ, ग्लास यानी कांच, कांच का एक प्लेट है, उसको मैं खिड़की वगैरह में लगाना चाहता हूँ मान लो। तो इसकी जब मैंने शुरू में लिया था ना, तो इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 1 mm। इसकी भी थिकनेस मान लो कितनी थी, 1 mm। लेकिन आफ्टर 15 साल, यानी 15 वर्ष बाद वापस से जब मैं इसको देखता हूँ, इसको मैंने खड़ा करके कहीं लगा दिया था। जब मैं इसको देखूंगा ना, आफ्टर 10 ईयर, 15 साल, 20 साल बाद, तो आप देख कर थोड़े से चंबे हो जाएंगे कि इसकी जो थिकनेस है ना, ऊपर साइड तो 0.9 mm हो गई, और नीचे साइड, क्योंकि नीचे क्या होते हैं, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं धीरे धीरे मूव करते हैं एटम, और यहाँ क्या हो जाता है, नीचे साइड मोटा हो जाता है, ऊपर साइड पतला। तो इसकी थिकनेस मान लो कितनी हो गई, 1.1 mm। कितनी हो गई, 1.1 mm। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्रेसिबल है, ठीक है भाई। जो अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है ग्लास, तो मैं ग्लास को लेकर समझा रहा हूँ कि ग्लास की ऊपर की थिकनेस कम हो गई, नीचे की थिकनेस ज्यादा हो गई, यानी ऊपर के अणु कहाँ आ गए, नीचे आ गए। यानी ये कंप्रेसिबल हो गया, यानी इसको हम दबा सकते हैं। इसकी चीजें धीरे धीरे करके नीचे आ रही हैं, तो इसका जो शेप वगैरह जो रियल में होना चाहिए था, वो भी चेंज हो गया होगा। तो इस वजह से ये सॉलिड के लक्षण का विरोध कर रहे हैं, या उसको नहीं मान रहे, क्योंकि सॉलिड में हमने पढ़ा था कि नॉट कंप्रेसिबल होने चाहिए, लेकिन ये तो कंप्रेसिबल हो रहे हैं। इस वजह से इनको हम फाल्स सॉलिड कहते हैं। और जो ट्रू सॉलिड, ये बाद में 15 साल में इनकी थिकनेस वगैरह सब सेम होगी, इसलिए इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अमोर्फस के अंदर क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है,
फिक्स नहीं होता। अब इसको भी समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे ही समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक इधर मान लो मैं कर देता हूँ टाइम और इधर कर देता हूँ मैं टेम्परेचर, ठीक है? मैं और हीट देता हूँ। तो जब आप किसी पदार्थ को मान लो एक सॉलिड लेता हूँ मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं तापमान टेम्परेचर देता हूँ, तो टेम्परेचर देने पर उस सॉलिड के अंदर हीट बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ेगी? हीट। सॉरी, जब टेम्परेचर दोगे सॉरी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे राइज़ होगा, ठीक है? टाइम के साथ जितना टाइम होता जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है? इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर टाइम। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक उस सॉलिड के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। मेल्टिंग पॉइंट यही बताया था कि जब भी किसी पदार्थ को आप ऊष्मा देते हो, हीट देते हो, तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है पदार्थ का, और वो पदार्थ क्या होने लगता है, कुछ समय बाद पिघलने लगता है। ऐसा सॉलिड में है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब भी आप टेम्परेचर हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो पदार्थ या वो सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे पिघलना स्टार्ट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट है। अब अभी भी आप नहीं रुके, टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है? तो लेकिन वो आपके टेम्परेचर पर आप हीट तो दे रहे हो ना, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। जैसे अभी तक बढ़ा, हीट देते गए टेम्परेचर बढ़ता गया, हीट देते गए टेम्परेचर बढ़ता गया, और एक पॉइंट पे जाके क्या होगा कि आपका मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त हो गया, यानी पदार्थ क्या होने गए, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, पिघलना स्टार्ट हो गई। फिर अभी भी आप नहीं रुके, अभी भी हीट दे रहा, तो हीट देने से वापस ये होना चाहिए कि टेम्परेचर ऐसे बढ़े, लेकिन इनके साथ क्रिस्टलन के साथ ऐसा नहीं होता। अब वो टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, ये फिक्स हो गया। इतने में ही तुम हीट दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर मान लो एग्जांपल के लिए कि 1000 डिग्री पर पिघलना स्टार्ट हुआ, तो ये तुम कितनी भी हीट दे दो, 1000 ही रहता है टेम्परेचर। रीजन बोलते हैं टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? रीजन कि जो आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, तो पिघल रहा है इसका मतलब इनके पार्टिकल्स को तोड़ना पड़ेगा ना, लिक्विड बन रहा है तो दूर होंगे, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, जो क्लोजली पैक्ड है, इनको तोड़ना पड़ेगा। तो जो हीट बढ़ा रहे हो ना, वो बढ़ इसलिए टेम्परेचर के रूप में इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि वो हीट जा रही है किसको? इनके बीच के जो पार्टिकल्स इनको तोड़ने के लिए। तो इनको तोड़ने में चली गई, उस पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं जा पाई। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मतलब फिक्स्ड है। 100 पर आएगा, 100 पे ही 1000 पे आया तो 1000 पे ही काम करेगा। उसके आगे आप हीट बढ़ाओगे भी तो भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और इसी पॉइंट पे क्या होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही बात करें अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर यदि हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें, तो हीट बढ़ाते जाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ाते जाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा जब चीजें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इनके अंदर क्योंकि पार्टिकल्स तो पहले से दूर दूर है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर उनके पार्टिकल को तोड़ने में नहीं, बल्कि पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में जाएंगे। तो इसलिए वो रुकता नहीं और टेम्परेचर ऐसे बढ़ता जाता है। तो एक रेंज मिल जाती है कि मान लो यहाँ पे 1000 था और यहाँ पे 1500 पे है, यानी 1500 तक भी क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और चीजें पिघल रही हैं। इसलिए इनमें रेंज मिल जाती है कि भाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 1000 से 1500 है, लेकिन इनका कितना है, 1000। तो शार्प मतलब फिक्स है, उसी पॉइंट पे आएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो अक्रिस्टली हैं, जो अमोर्फस में है, उनके अंदर बढ़ता रहता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है जो मेन पॉइंट है, इन आइसोट्रोपिक इन नेचर और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो जनरली हमने देखा है कि जिसकी बड़ाई हम करते रहते हैं उसके ही अच्छे गुण हम देखते हैं। तो अभी तक हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया कि ये एनाइसोट्रोपिक हो गया और ये कैसा हो गया, आइसोट्रोपिक हो गया। ये चीजें थोड़ी-सी लोगों को समझ में नहीं आती कि है क्या? शायद लास्ट टाइम इन यहीं पे डाउट भी आया था कुछ बच्चों को जब मैंने अभी पढ़ाया था सॉलिड स्टेट को, तो वापस से इनको समझने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड वापस से मैं लेता हूँ, ठीक है? चलिए, देखिए, एक तरफ मैं लिखता हूँ एनाइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, और एक तरफ लिखता हूँ आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक, ठीक है? देखो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, इनका नाम। ये क्या बता रहा है, आइसो। आइसो मतलब सेम, ठीक है? ट्रोपिक मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी जो सेम
फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन एन आइसो, जब ये आइसो सेम होगा तो उसका उल्टा एन आइसो का क्या होगा, डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट। क्या डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर है, ठीक है, ये क्या कौन है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ऐसा होता है। और आइसोट्रोपिक किसके अंदर होता है, अमोर्फस सॉलिड के अंदर होता है। अमोर्फस सॉलिड के अंदर होता है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले इसका जो आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक आया ना, ये यहीं से आया है कि इनके पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, हर चीज इनका यही है। सॉलिड के अंदर सबसे पहले यदि आपको पार्टिकल्स की नॉलेज हो तो आप इजीली किसी चीज को पकड़ पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं अभी आइसोट्रोपिक तुम्हें समझा रहा हूँ, इसके बाद एनाइसोट्रोपिक समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमोर्फस सॉलिड। इसके अंदर तुम्हें पता है कि जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, कोई फिक्स नहीं है। अरेंजमेंट इनका कोई फिक्स नहीं होता है। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम भी, आइसोट्रोपिक यानी कि अक्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इनके अंदर जो अरेंजमेंट है कैसा होगा, ए हो सकता है, यहाँ बी नहीं होगा, बी ए ए ए हो, ऐसा हो सकता है, फिक्स नहीं होता ना। मान लो यहाँ बी बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, कोई फिक्स नहीं है। तो जो मन में आए आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ए बी बी कुछ भी। लेकिन जो आइसोट्रोपी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनके अंदर जो एटम होते हैं उनका अरेंजमेंट एक बार देख लो, तो इजीली से समझ में आएगा, यहीं से समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इनका अरेंजमेंट देख, इनके अरेंजमेंट में आपको पता है कि ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। ठीक है, एक और बना देता हूँ बी। चल, फिर क्या होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। फिर बी है तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। अब ए है, नीचे क्या होगा, बी ए बी ए बी ए। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर। और कोई फिक्स अरेंजमेंट यदि नहीं है तो कैसा होता है, अमोर्फस। अब देखिए, एक मान लो, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इस पॉइंट्स पे, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और इस पॉइंट से खड़े होकर मैं क्या करता हूँ, अलग अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे क्या पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। इसी तरीके से मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस पार्टिकल से ए से जा रहा हूँ तो देखो मुझे ए देख रहा है। यानी इनके अंदर जो अरेंजमेंट है, ठीक है, एक जैसा मिल रहा है, यहाँ पे ए बी यानी ए बी, और इधर क्या मिल रहा है, ए। लेकिन ये आपस में अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे इनके जो एटम है वो भी तो चेंज हो ही रहे हैं ना। जबकि फिक्स, हमें पता है कि इनके अंदर अरेंजमेंट कैसे होता है, फिक्स होता है। लेकिन जब डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे एक डायरेक्शन में मुझे ए बी मिल रहा है, और एक डायरेक्शन में मुझे ए मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से, और मान लो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर से कर दी, तो इधर से मुझे बी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, आइसोट्रोपिक के अंदर देखते हैं। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से जाता हूँ तो बी ए ऐसा कुछ मिल रहा है। यहाँ से इधर जाता हूँ तो मुझे बी ए मिल गया, और मैं इधर जाता हूँ तो मुझे बी ए मिल गया। यानी इनके अंदर किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ, यहाँ मैं खड़ा था और यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में जाता हूँ तो जो इनके कांस्टेंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो पार्टिकल हैं, वो कभी भी मुझे सेम दिखे ही नहीं। हमेशा कैसे रहे, डिफरेंट। हमेशा कैसे रहे, डिफरेंट। लेकिन इनके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इस एरिया में मुझे एक जैसे दिखे, इस एरिया में मुझे बी मिला, इधर ए। यानी अलग अलग डायरेक्शन में जाते हो तो कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे मिल रहे हैं आपको, सेम। इस मान लो ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन, सी डायरेक्शन, तो सी डायरेक्शन में जितने भी पार्टिकल है वो तो सेम है, लेकिन बी से अलग है। बी डायरेक्शन में जितने पार्टिकल है वो बाकी ए और सी से अलग है।
बट आपस में कैसे हैं, एक जैसे। तो मान लो मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ मिली, मान लो इधर इसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इसका 100 मिला मुझे, इसका 150 मिला और इसका 200 मिला। तो अलग-अलग डायरेक्शन में जाने पर देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ही लिया मैंने, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिफरेंट। जो फिजिकल क्यों, उसका रीजन है कि इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि अलग-अलग डायरेक्शन में अलग-अलग अरेंजमेंट है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अलग हो गई, इसलिए इनको हम एनिसोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन आइसोट्रोपिक में देखो, आइसोट्रोपिक में एक्चुअली होता क्या है कि ये तो किसी भी फेज में सेम नहीं है। ए, बी, सी, तो ए, बी, सी तो आपस में सेम कभी हो ही नहीं सकते, और ए के अंदर भी जो एटम है वो भी सेम नहीं है, उनका अरेंजमेंट भी अलग है। जैसे बी बी ए बी ए बी, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ए बी होता था, या बी बी होता था, या फिर ए होता था। लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी कोई फिक्स नहीं है, यानी इसका तो सभी डिफरेंट है। हाँ, जहाँ भी जाओ आर डिफरेंट। तो जब हर जगह डिफरेंट है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि जब इसका कोई फिक्स आइडिया ही नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है, तो जब सभी डिफरेंट होते हैं ना, तो इनको केमिस्ट्री मान लेती है कि ये सब एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब सब अलग-अलग चलते हैं। मतलब नेचर देख लिया कि इनका जो नेचर है वो कभी सेम हो ही नहीं सकता, ये सब बिल्कुल नेचर अलग-अलग है। तो जो अलग-अलग है यानी आपस में कैसे हो जाएँगे? इनको बोल दिया जाता है कि जब इनका नेचर बिल्कुल अलग-अलग है, तो एक आपस में इनको क्या मान दिया जाता है कि ये सेम है। कैसे? कि मान लो 10 लोग थे और 10 लोगों का नेचर बिल्कुल ऐसा जो नॉर्मल इंसान को होना चाहिए वो नहीं है। कोई अलग चल रहा है, कोई अलग चल रहा है, 10 के 10 अलग चलते हैं। तो क्या नाम दे दिया समाज में कि यार ये अच्छे लोग नहीं है, 10 के 10 को क्या बोल दिया? ये अच्छे नहीं है, मतलब सबको बोल दिया कि ये सब एक जैसे हैं, सब फालतू लोग हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे सब अलग-अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग-अलग ही आपस में भी समानता नहीं दिखा रहे, सब अलग-अलग हैं, तो इसको बोलते हैं सब एक जैसे हैं, और सब एक जैसे कह दिया, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो भी बोलना पड़ता है हमको कि एक जैसी है। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मान ली जाती है, ध्यान रखना आइडियल नहीं है, माना जाता है, सॉरी मतलब रियल नहीं है, माना जाता है ऐसा, कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो कैसी होती है, एक जैसी, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट। तो आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि एनीसोट्रॉपी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, कहाँ, डिफरेंट डायरेक्शन में। जब भी आप अलग-अलग डायरेक्शन में जाओगे, तो क्या होगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती रहेगी क्रिस्टलाइन के अंदर, और जो अमोर्फस है, उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, क्या होगी, सेम ही मिलने वाली है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं कवर, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड की। जल्दी से कौन-कौन से पॉइंट थे, अभी हमने देख लिए कि इसके अंदर जो पहला पॉइंट था कि इसके अंदर ज्योमेट्री सेम होती है, मैंने आपको दिखाया भी था। इसके बाद अमोर्फस में नहीं होती, और इसके अंदर क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमोर्फस के अंदर इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब बताया था कि ए-बी तो हुआ, एक शॉर्ट आया, लेकिन उसके बाद बी-बी, ए-ए ऐसा हो सकता है, लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट मतलब ए-बी, ए-बी, ए-बी इस तरीके से। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पार्टिकल है कि थर्ड पॉइंट क्या है कि इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मैंने वही बताया था कि ए-बी, 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 ए-बी लंबे दूर तक जाएँगे, लेकिन अमोर्फस के अंदर ए-बी तो साथ गया, इसके बाद बी-बी आ गया, यानी रेंज चेंज हो गई। फिर इनका बताता है ट्रू सॉलिड क्यों है और ये फॉल्स सॉलिड होते हैं। फिर हमने देखा था इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, रेंज मतलब मान लो 1000 से 1500 रेंज है, और लेकिन इनका क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि मान लो 1000 है तो 1000 ही रहेगा। एनिसोट्रोपिक नेचर है और ये आइसोट्रोपिक नेचर है। अब बात आती है एग्जांपल्स की। ठीक है, एग्जांपल्स कौन ऐसे सॉलिड हैं जो क्रिस्टलाइन है और कौन अमोर्फस है। तो क्रिस्टलाइन का जो एग्जांपल है वो कौन-कौन से हैं, तो पहले एग्जांपल देख लेते, इसके अंदर आता है डायमंड, ठीक है? डायमंड आता है, ठीक है? ग्रेफ़ाइट्स आते हैं, इसके अंदर और क्या आएँगे? डायमंड हो गया, ग्रेफ़ाइट, इसके अंदर सारी मेटल्स आएँगी, क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड ठोस वाली मेटल्स आएँगी, कुछ में जी खासकर डी ब्लॉक वाली, एस ब्लॉक वाली नहीं बोलना क्योंकि वो सॉफ्ट भी होती हैं। तो इसके अंदर मेटल्स आएँगी, ग्रेफ़ाइट्स आएगा, डायमंड आएगा। इसी तरीके से हम बात करें अमोर्फस के अंदर, तो तुम्हें बताया था ग्लास, वो तो थिकनेस ही बदल जा रही थी, ठीक है? क्वार्ट्ज भी इसी में आता है, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी ऐसा ही होता है, और इसी के अंदर आएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आएँगी अमोर्फस सॉलिड के अंदर। अब ये हुआ हमारा खत्म, नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि जो मेन था, हमने देखा पढ़ा हमने सॉलिड, सॉलिड के अंदर 2 टाइप पढ़े, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस।
हमने देखा है अमोर्फस तो सॉलिड है बट उसके अंदर काफ़ी चीज़ें सॉलिड से अलग हैं। मतलब उसको हम बोले कि फार सॉलिड है, सूडो सॉलिड है, तो फिर वो मेन सॉलिड नहीं रहा। मेन सॉलिड क्या है आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेन सॉलिड आपके लिए जो है वो कौन-सा है मेन सॉलिड? वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही आपको पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। पहला होता है आयनिक सॉलिड। एक-एक करके देखते हैं। पहला आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड है तो ये किससे बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इसके क्या होंगे? तो आयनिक सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। ठीक है? जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है इसके पार्टिकल्स वो क्या है? आयन्स। और कौन से आयन्स होंगे? तो 2 आयन्स होंगे। एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। तो इसको बनाने वाले जो आयन होंगे कौन होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। इसलिए इसका नाम क्या है? आयनिक सॉलिड। आइए देखते हैं कैसे? जैसे ठीक है? ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है? जैसे Na+, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है? Na+ नीचे है तो यहाँ Cl-, ये Cl- है तो Na+ और ये Na+ है तो Cl-, Cl- है तो Na+। देखिए, तो इसका जो पार्टिकल है एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है? यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है प्लस। तो देखिए, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें चार्ज है। यानी जो इनको बनाने वाले अणु हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, तो उनमें क्या होता है चार्ज होते हैं, आयन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इनसे मिलके बनता है इसलिए इनका नाम क्या होता है आयनिक सॉलिड। इसके बाद बात करें कि इनके अब आयनिक इनके बीच में बॉन्ड कौन-सा बनेगा? तो क्योंकि इनके पार्टिकल्स प्लस और माइनस है यानी आयनिक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन-सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपस में इनके जो बंध बनाएँगे तो क्योंकि आयन्स है ना प्लस और माइनस, तो बॉन्ड भी कौन-सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के जब भी आयनिक बॉन्ड होता है जो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यानी इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, वो कौन-सा बल होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। तो जब भी प्लस और माइनस की वजह से कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यानी तो क्या बनता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लगेगा प्लस माइनस की वजह से वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी आयंस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो आयनिक सॉलिड में हमने देखा कि भाई इनका जो पार्टिकल्स होंगे वो आयन से मिलके बने होंगे, इसलिए हमको आयनिक सॉलिड कहते हैं। और आयनिक सॉलिड है इसका मतलब आयनिक बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इसमें हमने देखा कि इसका एग्जाम्पल क्या है फिर? तो एग्जाम्पल हमने देख लिया NaCl अभी बना के दिखाया मैंने ये डायग्राम NaCl का ही तो है। इसके बाद तुम CaCSCl भी बना सकते हो, ठीक है? KCl बना सकते हो, ठीक है? इसके अलावा तुम ठीक है? ETC मतलब NaCl, CaCl, KCl तो जो भी जिसके अंदर भी आपको आयन्स दिखेंगे ना, जिनको आप आयनों में तोड़ देते हो, वो सारे कौन से सॉलिड होंगे? आयनिक सॉलिड। तो ये मैंने आपको नमक बनाया था NaCl NaCl नमक होता है। तो ये जो आयनिक सॉलिड बनाया कौन-सा है? नमक। ध्यान रखना याद करने के लिए कभी लगे यार तो कितने एग्जाम्पल याद रखे हैं तो आपने 3 लिखे। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो प्लस वाला होता है, प्लस वाला कौन होता है? जनरली S ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। ठीक है? और जो नेगेटिव वाला होता है वो नॉन मेटल्स होती है। क्या होती है? नॉन मेटल। तो जब भी आयनिक की बात होगी, जब भी आयनिक सॉलिड की बात होगी, तो आयनिक सॉलिड में याद रखोगे कि जब भी आयनिक सॉलिड की बात होगी यानी आयन्स की बात हो रही है और आयन्स की बात होगी तो एक प्लस होगा और एक माइनस। तो प्लस वाला पार्ट मेटल बनाता है और माइनस वाला पार्ट नॉन मेटल बनाता है आयनिक सॉलिड के अंदर। तो देख लो सोडियम आपका जो मेटल है और Cl क्या होती है? क्लोरीन नॉन मेटल होती है। ठीक है? चलिए। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं आयनिक सॉलिड का। तो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल देख लिए एग्जाम्पल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में देखें तो सबसे पहली बात आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होगी कैसी? कि ये कंडक्टर होंगे कि नॉन कंडक्टर होंगे? तो जनरली जब ये सॉलिड अवस्था में होते हैं तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है? यानी ठोस अवस्था में ये विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन लिक्विड अवस्था में कैसे होते हैं? कंडक्टर होते हैं, यानी विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। अब बात आता है इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जब जैसे एग्ज़ाम्पल है कि नमक जब सॉलिड स्टेट में होता है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं? क्लोज़ली पैक्ड, दिमाग लगाओ, क्लोज़ली पैक्ड हैं। क्लोज़ली पैक्ड हैं तो इनका फ्लो ही नहीं होगा। ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रीज़न हो सकता है या फिर फ्री आयन्स हो सकते हैं। मैंने आयन्स नहीं बोला, फ्री आयन्स।
तो क्योंकि ये आयनिक ठोस के अंदर क्या है, आयंस तो हैं, बट ये करंट का फ्लो नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं पड़ा करवा पाएंगे सॉलिड में? क्योंकि सॉलिड जब फेज होगी तो इनके आयंस फ्री नहीं रहेंगे, पेक्ड रहेंगे तो आयंस के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन इसी को नमक को पानी में डाल दो फिर तो करंट फ्लो कराओ। तो क्योंकि नमक को जैसे पानी में डाला, तो जब इसको पानी में डालोगे तो जो पार्टिकल पास-पास चिपके ना अलग हो जाएंगे, इन्हें अलग भागेगा, सेल अलग भागेगा, यानी फ्री हो जाएंगे। आपस में भी जो जुड़े हैं ना वो फ्री हो जाएंगे, अलग-अलग भागेंगे। तो जब फ्री हो जाएंगे तो फ्री आयंस की वजह से लिक्विड में क्या हो जाते हैं, फ्री आयंस हो जाते हैं, और इन्हीं फ्री आयंस की वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। बाकी पॉइंट्स ये है कि हाँ, आयनिक ठोस कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इनको जब आपको गलाना होगा तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी ज़्यादा होगा। तो उसको मैंने बोल दिया, लिखा नहीं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कंडक्टिविटी था। नेक्स्ट, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड को जो बनाने वाले होंगे, जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ठीक है, वो होता है एटम। क्या होता है? एटम। जैसे वहां पे आपको वही पॉइंट्स आपको देखने हैं कि बनाता कौन है। तो पहले कोवेलेंट सॉलिड है तो इसको बनाने वाले कौन होते हैं? एटम। इसके बाद आता है किसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इसके वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नाम ही है कोवेलेंट सॉलिड। तो इसका मतलब होता है कि इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग करवाओगे आप, तब ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के लिए इसका जो ये कोवेलेंट का एग्जांपल है, वो एग्जांपल इसी के अंदर आता है, डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, SiO2 हो गया, सिलिका हो गया। तो ये जो सारे एग्जांपल्स है, किसके एग्जांपल है? कोवेलेंट सॉलिड के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसके? कोवेलेंट सॉलिड्स के। और ये बनते काहे से हैं? एटम से बनते हैं। और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि आयनिक के अंदर जो बनने वाले पार्टिकल्स थे वो आयंस थे, प्लस और माइनस, और बॉन्ड कौन सा था वहां पर? आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, आयंस का प्लस माइनस इसलिए आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन नहीं बल्कि शेयरिंग होती है। और इसके एग्जाम्पल है। फिर इसकी हम प्रॉपर्टी देखें, तो यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो वही मेन प्रॉपर्टी हमें ये देखनी, कंडक्टिविटी है कि नहीं। तो ये कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर। क्या होंगे? नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि इनकी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, तो इनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही आयंस होते हैं, क्योंकि इनमें आपको चार्ज भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों ही इनके पास, कोवेलेंट सॉलिड के पास नहीं होते। इसलिए कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन आता है हर बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है जो फिर कंडक्टर है। देखो जनरली कैसे है? नॉन कंडक्टर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन और आयंस नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन और आयन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करा सकते। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्टिविटी शो करता है, यानी वो कैसा होता है? कंडक्टर। ध्यान रखना। ठीक है, ये विद्युत और ऊष्मा का, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अपने से फ्लो करा सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो ग्रेफाइट के अलावा जितने भी है वो नॉन कंडक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट द मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो ये किससे बनेगा? तो इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होगा? मेटेलिक सॉलिड मतलब धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? जाहिर सी बात है, मेटल होंगे। ठीक है, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड है तो यानी धातुओं से बना हुआ सॉलिड है, तो इसका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? धातु। एग्जाम्पल के लिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे आयरन का मैं ठोस बनाना चाहूँ तो इसका जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आयरन। अकेले आयरन भाई सॉलिड बनाता था ऐसे पार्टिकल्स बहुत सारे, तो सारे पार्टिकल्स पे यहाँ क्या है? आयरन है। तो यदि आयरन की मुझे चादर बनानी है, रोड बनाना है, तो काहे से बना होगा? आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स से, यानी आयरन के कांस्टेंट पार्टिकल्स से। तो आयरन ही यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए यदि आयरन की बात करें। कोई और मेटल की बात करूंगा तो वहां पे चेंज हो जाएगा, हो सकता है कॉपर ले लूं कल। ठीक है, तो कुछ भी, बट इनके पार्टिकल्स ऐसे अरेंजमेंट होंगे जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो क्योंकि जाहिर सी बात है मेटेलिक सॉलिड है, मेटल से बने हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड। क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, खास बात क्या है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। मेटल है
और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडक्टिविटी करवाएंगे, यानी ये कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की यदि बात करें, इनकी चालकता की बात करें, तो ये क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, यानी विद्युत के सुचालक होंगे, यानी इनसे करंट आराम से फ्लो हो सकता है। और आपको पता है कि करंट फ्लो करने के लिए जो वायर बनाए जाते हैं वो मेटल के ही होते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल मेटल, सारी मेटल तो इसी में तो आएगी, जितने भी आपको मेटल पता है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जो भी आप सुनते हैं, जितनी भी मेटल्स है वो सारी मेटल्स किसके आएंगी, मेटेलिक सॉलिड के अंदर आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लास्ट इसके टाइप है हमारा, वो है मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो मोलिकुलर सॉलिड की बात करते हैं। नेक्स्ट, मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड उनको कहते हैं जो मोलिक्यूल से बनते हैं, मोलिक्यूल से बनते हैं, यानी मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं, हिंदी में इनको हम आणविक ठोस कहते हैं। तो आणविक ठोस होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कौन है, मॉलिक्यूल्स। इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल के साथ, ये क्या करते हैं, तीन टाइप के, अभी तक हम देख रहे थे सबके पास एक ही टाइप का बॉन्ड था, किसी के पास आयनिक बॉन्ड था, किसी के पास कोवैलेंट बॉन्ड था, किसी के पास मेटेलिक बॉन्ड था। लेकिन जो मोलिकुलर सॉलिड है, इनके पास तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, थ्री, तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से, और उसी के बेस पे मेटेलिक सॉलिड को हमने तीन टाइप में बांटा, तो इनके अंदर तीन टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, थ्री टाइप बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसलिए मोलिकुलर सॉलिड को हमने क्या किया है, तीन भागों में बांट दिया अकॉर्डिंग टू। ठीक है, आणविक ठोस को हमने तीन भागों में बांटा, किसके आधार पे, कि उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, याद रखना, यानी उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बंध बन रहा है, उसके आधार पे मोलिकुलर सॉलिड को हम तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, यानी ऐसा सॉलिड जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन बंद होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, ये मैंने बताया था, फोन, फोन से याद रखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो वहां पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होगा पानी, हाइड्रोजन बॉन्ड होता, HF, ठीक है, और NH3। देखो सबके अंदर फोन है, यानी या तो ऑक्सीजन हो, या तो फ्लोरीन है, या तो नाइट्रोजन है, और उनके साथ आपको एक अलग जो दिख रहा है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब किसी भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके साथ जुड़ता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद जो वहां पे सॉलिड बनेगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है, एक जो टाइप है वो होता है पोलार मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, पोलार मोलिकुलर सॉलिड, पोलार हम उसको कहते हैं, अब ये थोड़ा सा 11th का यहाँ पर मसला आ गया। 11th में जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो आपको पढ़ा गया था डाइपोल मोमेंट। तो यदि डाइपोल मोमेंट किसी का जीरो नहीं होता, देखो डाइपोल मोमेंट या तो जीरो होता है या तो जीरो नहीं होता, यानी जीरो से कुछ अलग होगा। तो यदि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता तो ऐसे कंडीशन को हम पोलार कहते हैं, और पोलार बनाने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, सॉरी। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होता है, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है। और पोलार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। और पोलार वो होते हैं, एक दूसरा वर्ड बोलूं तो पोलार उनको कहते हैं जो कहते हैं वाटर सोल्युबल होते हैं। पोलार का मतलब होते हैं जो वाटर सोल्युबल यानी जल में घुल सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में याद रखना, यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे होता है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। तो जब डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे, जो सॉलिड बनेगा उसको हम बोलेंगे पोलार मोलिकुलर सॉलिड। इसके बाद लास्ट आता है नॉन पोलार मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलार मोलिकुलर सॉलिड, यानी ऐसा ठोस जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। बताया था ना कि डाइपोल मोमेंट या तो जीरो होता है या जीरो नहीं होता। यदि जीरो है तो उसको हम नॉन पोलार कहते हैं, और डाइपोल मोमेंट यदि जीरो नहीं है तो उसको हम पोलार कहते हैं, और जीरो हो गया तो नॉन पोलार कहते हैं। और नॉन पोलार के लिए दूसरा वर्ड भी है, वाटर इनसोल्युबल। नॉन पोलार है तो इनसोल्युबल, ध्यान रखना, वाटर
इनसोल्युबल है, यानी जल में नहीं घुलता। तो इनके बीच में फोर्स कौन सा होगा? इसके बीच में ही तो होता है वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स। और ये कैसा होता है? बहुत ही वीक फोर्स है। तो वीक वंडरवॉल फोर्स यदि है तो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीन टाइप के बॉन्ड के आधार पे मोलिकुलर सॉलिड को तीन टाइप में बांटा जा सकता है। एग्जांपल है, हमने पोलर के नहीं देखा, पोलर के एग्जांपल याद रखो SO2, और नॉन पोलर का याद रखना CO2। और ये CO2 किसकी बात कर रहा है? ठोस CO2, और ठोस CO2 का ध्यान रखना आइस, सॉरी, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड CO2 को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है कि वो ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो ड्राई आइस इज अ मोलिकुलर सॉलिड है, किसका? ड्राई आइस का। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट बात हम करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? तो अब आप आ जाओ थोड़ा सा। अभी तक हमने देखा कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के टाइप देखे, फिर उसके अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप देखे। अब हम देख रहे हैं क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग के, आप मुझे पता है कि काफी लंबी क्लास हो गई है, आप थक गए होंगे, बट इस चीज को थोड़ा सा अब 5-10 मिनट और ध्यान दे लो, क्योंकि जो टॉपिक अब आने वाला है उसके अंदर जो वर्ड है क्रिस्टलाइन लेटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल लेटिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3D में है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो देखो, सबसे हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। ठीक है, हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्या होता है क्रिस्टल जालक, क्या होता है क्रिस्टल लेटिस? तो ध्यान रखना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट। कैसे कैसे करना है? 3D में। मैंने आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो ठोस आप पढ़े हो, उस ठोस को 3D के रूप में अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। लेकिन कैसे? तो ध्यान रखना, रेगुलर अरेंजमेंट, यानी ये भी है कि फिक्स होना चाहिए अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए किसका? पॉइंट्स का। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉइंट्स इन 3D स्पेस। कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये पॉइंट्स बनाया मैंने, एक एक पॉइंट से बनाया, एक पॉइंट से बना रहा हूँ, एक पॉइंट से बना रहा हूँ। देखो रेगुलर है एकदम। इसी तरीके से मैं और पॉइंट्स बनाता हूँ, ये इसके रेगुलर है, ये जो मैं यहाँ पे बनाया, ये इसी के रेगुलर यहाँ पे बनाता हूँ, और इस वाले के रेगुलर यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, देख रहे हैं आप? तो रेगुलर अरेंजमेंट अभी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन दिखाऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहले आ गया रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन आपको इसलिए वो लग रहा है कि यार ये तो हर कहीं भैया ने बना दिए। तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो 3D में है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इमेजिन करना है। ऐसे नहीं कर पा रहा तो आओ एक काम करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। इसको इससे जोड़ दिया मैंने, ऐसे बनाया था ना ये 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट जहाँ पे मैंने जिस पॉइंट पे बनाया था उसको ऐसे जोड़ दिया। उसी तरीके से इनको ऐसे बनाया था 4, इनको जोड़ देता हूँ। ध्यान से देखना बिल्कुल, इनको जोड़ देता हूँ। अब देखो, इस पॉइंट को इससे जोड़ देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि क्या बना दिया मैंने? क्यूब बन गया ना, एक क्यूब घन बन गया। और घन कैसा होता है? 3D स्पेस होता है। लेकिन बनता कैसे है? कुछ पॉइंट से तो था। हमने देखा ना कि पॉइंट्स थे, मैंने 3D में उस पॉइंट को बनाया, फिर उस 3D पॉइंट्स में मैंने क्या कर दिया? लाइनों को अरेंज कर दिया, उनको जोड़ दिया, पॉइंट्स को जोड़ दिया। तो आपको क्या बन गया? एक क्यूब दिखा, क्यूब दिखा। और क्यूब क्या है? एक क्रिस्टल लेटिस है। क्यों है? क्योंकि ये किससे बना है? 3D पॉइंट से बना है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स थे, ये एक, ये दो, ये तीन, ऐसे मैंने जो पॉइंट बनाए, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? लेटिस पॉइंट। क्या कहते हैं? लेटिस पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स जो क्रिस्टल लेटिस को बनाते हैं उनको हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चल, जरूरी नहीं कि क्यूब ही बने, कल मैं कुछ और भी बना सकता हूँ, मान लो ये। ठीक है, मान लो ये भी अरेंज, मतलब पॉइंट्स की बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि पॉइंट से 3D में इस तरीके से अरेंज हो कि वो क्यूब भी बने, कुछ और भी बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए इनको जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसको जोड़ दिया मैंने, थोड़ा सा ही नीचे हो गया था, यहाँ पे होना चाहिए ऐसे। फिर और यहाँ पे मैंने जोड़ दिए, फिर इनको जोड़ देता हूँ ऐसे। तो ये भी क्या ऐसे, फिर इनको आपस में जोड़ देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये भी एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। तो जब भी मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लूंगा जिससे मैं एक 3D स्पेस या 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाता हूँ, तो उसको हम क्रिस्टल लेटिस यानी कि क्रिस्टल जालक कहते हैं।
अब क्रिस्टल जालक के आगे ही एक टॉपिक और आता है जिसका नाम होता है यूनिट सेल। क्या आता है? यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल लैटिस बताया था एक बड़ा, वापस से एक क्रिस्टल लैटिस बनाता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है? ये क्रिस्टल लैटिस वापस इस पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ, अभी नहीं बना है, ठीक है? और पॉइंट्स बनाता हूँ मैं, ये इस तरीके से बनाया था अभी, ठीक है? फिर इन पॉइंट्स को मैं जोड़ दे रहा था ऐसे, ठीक है? तो क्या बन गया? एक घन बन गया। ये क्या बन गया है? घन। अब इस क्यूब को यदि मैं काटूं, अच्छा ये क्यूब क्या है? यूनिट सेल नहीं है, ये क्यूब क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। अभी बता के आया हूँ, जब आप पॉइंट्स को 3D में बनाते हो तो और जोड़ देते हो तो जो संरचना बनती है वो क्रिस्टल जालक होता है, यानी कि क्रिस्टल लैटिस होता है। तो ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। अब मैं इसको यदि काटना चाहूँ, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। इसको यदि मैं काटना चाहूँ बराबर प्लेन पे, तो एक यहाँ से मैं ऐसे काट देता हूँ, 2 भागों में बँट जाएगा। 3D में इमेज करना बिल्कुल, जो क्यूब को जब आप काट दो बीच से तो बराबर 2 भागों में बाँटा तो भी क्यूब ही होते हैं। कभी आप क्यूब को काटोगे तो क्यूब ही दिखेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी भी अच्छा लगा, मैं और काट दिया ऐसे, ठीक है? फिर मैं और काट देता हूँ। ऐसे करके बराबर भागों से ऐसे इसको काटता जाता हूँ। और काटता जाता हूँ, फिर मान लो ये एक पॉइंट था, ऐसे करके यहाँ बहुत सारे पॉइंट से काटने के बाद इस पॉइंट्स को मैं ज़ूम करके यदि मैं देखूँ, तो मुझे ये भी किस तरीके का दिखता है? ऐसे। ऐसे दिखेगा, यानी घन की तरह बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा ज़ूम करने के बाद। क्यों दिखेगा? क्योंकि तुमने घन को काटा है ना। भाई जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ब्रिक की बात करूँ, ईंट। ईंट को आप बराबर भागों में तोड़ोगे, तो एक मान लो आपके पास इस तरीके से ईंट थी। जब ईंट को बराबर भागों में तोड़ो, ऐसे-ऐसे चारों भाग में तोड़ दो, तो भी ऐसे ही बनेंगे ना उसके 4 पार्ट्स। ऐसे ही बनेंगे ना, और उनकी संरचना कैसी होगी? ईंट जैसी तो होगी। जिस शेप का आपका ब्रिक है, ईंट है, उसी शेप का इनके टुकड़े भी होंगे, बराबर भागों में तोड़ा है तो। इसी तरीके से मैं क्यूब यानी क्रिस्टल लैटिस जो हमारा है उसको मैं तोड़ूँगा, तो वो भी तो इस तरीके का जिससे वो मिलके बना होगा उसी तरीके का दिखेगा। यानी सिंपल बोलें तो ये क्या होगा? ये छोटे-छोटे वही पार्टिकल हैं जिनसे जुड़कर क्या बना था तुम्हारा? क्रिस्टल लैटिस बना था। भाई जब जितने भागों में इसको तोड़ दिया, यदि मैं इनको सबको जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस वापस बन जाएगा। तो जो क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट है सबसे छोटी जिससे क्रिस्टल लैटिस बनता है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। एग्जांपल के लिए दीवार, आपने वॉल बनाई ईंट की, ब्रिक की ईंट बनाई, क्या बनाई है आपने? वॉल बनाई। तो वॉल क्या हो गई आपके लिए? क्रिस्टल लैटिस। क्या हो गया है? क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि आपने बहुत सारे ईंट है, मान लो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को बहुत जोड़ दिया और वॉल बना लिए तो क्या हो गया? क्रिस्टल लैटिस। लेकिन जो ईंट थी, दीवार किससे बनी? वॉल किससे बनी? ईंट से बनी, तो ईंट आपके लिए क्या है? यूनिट सेल। आइए देखते हैं। तो क्या लिखा? यहाँ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा रूप, यानी इसको तोड़ते जाओ और तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा रूप आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है? यूनिट सेल होती है। अब यूनिट सेल क्या होगी? कभी भी अकेले नहीं होती। इस पॉइंट को बहुत याद रखना। यदि इस पॉइंट याद रखोगे तो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इजिली समझ में आएगा। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन हो गया क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल, ठीक है? और ये ऑलवेज सराउंडेड बाय अदर यूनिट सेल, यानी अदर यूनिट सेल से सराउंडेड हो। कैसे? जैसे मैंने इस पॉइंट को ज़ूम किया था, ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ। इस पॉइंट को मैं ज़ूम किया था, लेकिन और इसको इस तरह के मुझे एक यूनिट सेल मिला, बट ऐसे यहाँ भी तो पॉइंट है, ये भी तो पॉइंट है, ये भी तो पॉइंट होगा। जितने भी कांटे होंगे सब पॉइंट होंगे और सब पॉइंट पे क्या होंगे? यूनिट सेल। तो जो ये यूनिट सेल है, ये इधर भी आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ, भई आप वॉल बनाओगे, दीवार बनाओगे तो ईंट ईंट को लगाओगे जहाँ पर एक ईंट को, उसके अगल-बगल, ऊपर-नीचे भी तो ईंट रहती है। इसका मतलब कभी अकेली ईंट नहीं रहेगी दीवार बनाने के लिए। उसी तरीके से क्रिस्टल लैटिस बनाना है तो एक अकेला यूनिट सेल काम नहीं करता, वहाँ पर बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। तो एक यूनिट सेल को क्या करते हैं? सराउंडेड बाय अदर यूनिट सेल से सराउंडेड होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो आपको पता चल गया क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस वो 3D स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ने से बनता है, और क्योंकि क्रिस्टल लैटिस भी एक छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलके बना होगा, तो जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं ना, जो उसके छोटा पार्ट है ना, वो यूनिट सेल कहलाता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पीछे थोड़ा-सा जो हाँ, मैंने डिस्कस किया था, ये देखिए, क्रिस्टल लैटिस में जब मैं पढ़ा रहा था, तो आपको डिस्कस किया था कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स ही क्या करते हैं? 3D स्पेस बनाते हैं और उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, ये पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं पॉइंट्स? ये पॉइंट्स आयन हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं,
ये एटम हो सकते हैं, ये मेटल हो सकते हैं। अभी पढ़ा के आया हूँ कि 4 टाइप के हमने क्रिस्टल पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन-कौन से? आयनिक, मॉलिक्यूलर, एटम, मेटेलिक। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये जो पॉइंट्स मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे यहाँ अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं किसको लगा दूँ? आयन्स को लगा देता हूँ, आयन्स को लगा देता हूँ, तो आयनिक सॉलिड। कल आयन को हटा के मैं एटम लगा देता हूँ, तो एटॉमिक सॉलिड, सॉरी कोवेलेंट सॉलिड। कल मॉलिक्यूल लगा देता हूँ, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाएगा। तो कुल मिला के है कि जो क्रिस्टल लैटिस है, वो क्रिस्टल जालक है, वो ही तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड काहे से बनता है? इन 4 चीज़ों से बनता है। तो जो भी पॉइंट में आप रखोगे, वही क्रिस्टल लैटिस आपको मिलेगा। वो आयनिक मिल सकता है, मॉलिक्यूलर मिल सकता है, एटॉमिक मिल सकते हैं यानी कोवेलेंट मिल सकता है और मेटेलिक मिल सकता है। ठीक है? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं? यूनिट सेल के अभी हमने देख लिया ना यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल वो है इकाई है जो क्या बनाती है? क्रिस्टल जालक को बनाती है। और ये कितने और ये जो यूनिट सेल होती है वो दूसरे यूनिट सेल भी से भी क्या होती है? कवर होती है, सराउंडेड होती है। अकेले ज़रूरी नहीं अकेले हो, उसके हमेशा कभी भी वो अकेले नहीं होगी, हमेशा उसके आस-पास में यूनिट सेल होती हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार की हो सकती है? तो यूनिट सेल 3 प्रकार की होती है, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट से सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, उसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। समझाना चाहूँगा कि जैसे क्यूब मैं बनाता हूँ, उस क्यूब के बारे में ही समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, बहुत पॉइंट्स ले लिए, इन पॉइंट्स को मैं क्या कर दूँगा, अरेंज कर दूँगा तो मुझे क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। इन पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। इन पॉइंट को मैं जब जोड़ूँगा तो मुझे बनेगा क्या, मिलेगा क्या, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है? इस तरीके से ये। तो ये बन गया आपका क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिर यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल भी कैसी होती है, जैसा लैटिस यदि मैं क्यूब बनाया तो क्यूब से मिलके बना होगा, तो यूनिट सेल क्या होगी, उसकी क्यूब होगी। अच्छा, जब यूनिट सेल की मैं बात करता हूँ, तो यूनिट सेल के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कितने कॉर्नर, किसी भी घन में कितने कॉर्नर होते हैं। तो किसी भी घन के अंदर या किसी भी यूनिट सेल, अभी क्योंकि हमने यहाँ पे जनरली घन की ही बात होती है, तो घन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी घन के अंदर कितने कॉर्नर हैं? तो आपको देखने को मिलेंगे कि 8 कॉर्नर है। ठीक है? कहाँ-कहाँ? ये देखिए, एक पॉइंट, जो पॉइंट है वही तो कॉर्नर होते हैं। ये 2, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है? तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर देखने को मिलते हैं। फिर आता है कि इसके अंदर फेस कितनी होती है? फलक हिंदी में। किनारे कितने होते हैं? 8। याद रखना है कि कॉर्नर 8 होते हैं। फलक कितनी होती है? तो फलक होती है 6। 6 कैसे हुई? आपको दिखाता हूँ। एक फलक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है? फिर कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा-सा और क्लियर दिखे। तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। अब बात आती है 5वीं और छठी कहाँ है? मैंने तो 6 बोला था, मेरे को तो यहाँ 4 दिख रही है। बेटा देखो, फिर से वापस से कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये आगे वाला पोर्शन भी तो होगा, ये आगे से खुला दिख रहा है और इसी तरीके से पीछे भी होगा। ठीक है? पीछे जो मैं बना नहीं सकता, तो ऐसे करके 6 होती है टोटल। जैसे आप एक घर में बंद हो और आप कमरे में हो, और कमरे में आपको कितनी दीवारें दिख रही हैं? 4। लेकिन कमरा सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता, नीचे क्या है? फ्लोर है और ऊपर क्या है? छत है। तो फ्लोर और रूफ यानी छत और फ्लोर की वजह से घर बनता है। 4 दीवार खड़ी करने से घर नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया कि आपके पास 6 चीज़ें आपको कवर करेंगी तब घर बनेगा। 4 दीवारें, नीचे से फ्लोर और ऊपर से क्या? छत। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि किसी भी घन के अंदर 4 किनारे दिख रहे हैं, एक जो जो आपको दिखा मैंने और 5वाँ भी मैंने आपको दिखा दिया, बट एक 5वें के पीछे भी होगा, तो टोटल कितनी किनारे फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। फिर आता है सेंटर, किसी में कितने केंद्र होते हैं? तो केंद्र तो एक ही होगा, क्योंकि जैसे आप कमरे में हो, तो कमरे के अंदर आप यदि बोले कि आप एक सेंटर बनाओ, केंद्र बनाओ, तो आप सभी जगह से देखकर सेंटर एक ही बना सकते हो। तो एक सेंटर मतलब वही केंद्र, तो किसी भी घन के अंदर एक केंद्र होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखेंगे तब टाइप ऑफ यूनिट सेल आप अच्छे से समझ पाएँगे। वापस से बोल रहा हूँ कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर
8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फलक होती हैं और 1 सेंटर होते हैं। और इन ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि कॉर्नर पे एटम होंगे, मैं बता रहा हूँ ना एटम, आयंस वगैरह। तो किसी भी कॉर्नर पे एटम को मैं रखूँगा, फलक पे एटम को रखूँगा या फिर सेंटर पे एटम को रखूँगा। तो उसके आधार पे मुझे क्या मिलेंगे? 3 टाइप के यूनिट सेल्स मिलेंगी। मैं बता रहा हूँ ना टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो 3 टाइप की, सिंपल, बॉडी और फेस। इन्हीं को एक-एक करके अब हम देख लेते हैं, ठीक है? चलिए। फर्स्ट आता है सिंपल यूनिट सेल। यदि हम बोलें सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, तो जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, मैंने बताया था कि कोई भी यूनिट सेल है वो भी क्या हो छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो इसका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो इसको बनाने वाले अणु हैं, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। मैंने ये बताया था कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कहाँ-कहाँ एटम हो सकते हैं? कॉर्नर पे हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं और बॉडी पे हो सकते हैं। ये बताया था। सॉरी, सेंटर पे हो सकते हैं, 3 जगह बताई थी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिंपल यूनिट सेल, इसका मतलब ये हुआ, इनके अंदर जो एटम है ना, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये, कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, यानी सिर्फ अकेले कॉर्नर पे। यानी यदि मैं आपके लिए घन बनाऊँ और उसपे मैं आपको ये पॉइंट्स दिखाना चाहूँ, तो कहाँ-कहाँ पे दिखा पाऊँगा? एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवाँ यहाँ, छठा यहाँ, सातवाँ और यहाँ 8वाँ। तो 8 पॉइंट मैं दिखा पाऊँगा और हर पॉइंट पे क्या होंगे? 1 एटम होंगे, ठीक है? तो इस पॉइंट को यदि मैं ये देखूँ तो यहाँ पर 1 एटम होगा, 1 एटम यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ऐसे टोटल कितने एटम होंगे? 8 एटम होंगे। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि इस यूनिट सेल के पास एटम तो 8 हैं, लेकिन टोटल एटम 8 नहीं है। कैसे देखो? समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं वापस से, ठीक है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि घन के अंदर 8 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यही हमारा क्या कहता है? यूनिट सेल। कि यूनिट सेल यही कहता है कि इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं? कॉर्नर पे। बिल्कुल सही, हमने बता दिया कॉर्नर पे हैं, ठीक है? लेकिन इस फिर बात आती है कि इसके पास कितने हैं? तो एक चीज़ याद रखो, मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट, कोई भी यूनिट सेल अकेला नहीं होता। उसको सराउंड करने वाले दूसरे यूनिट सेल भी होते हैं, इकाई कोशिका। तो कभी भी कोई इकाई कोशिका अकेले नहीं होगी, उसके सराउंड करने वाले, उसको कवर करने वाले और भी इकाई कोशिकाएँ यूनिट सेल्स होती हैं। तो कितने होती हैं? कितने कवर करते हो? तो आप यहाँ पे देखो, एक को मैं ज़ूम कर रहा हूँ, इसको ज़ूम कर रहा हूँ। तो ज़ूम करने पे इस पॉइंट पे मान लो ये एटम मुझे दिखता इतना बड़ा, ज़ूम करके देख रहा हूँ। और इस एटम में मैं बता अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। किसी भी कॉर्नर पर यदि पॉइंट है, कोई कॉर्नर पर यदि एटम है, तो उसको कितने यूनिट सेल कवर करते हैं? 8। कितने? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये याद रखना है आपको कि किसी यूनिट सेल को, मैंने बोला था यूनिट सेल कभी अकेला नहीं होगा, वो हमेशा चारों तरफ से कवर होता है, किसी न किसी से जुड़ा होता है। तो चारों तरफ कितने? 8 होते हैं उसके चारों तरफ मिलाएँ तो। कितने होते हैं? 8। तो जो हमारा ये यूनिट सेल था, उसको कवर कर रहे हैं कितने लोग? 7 लोग। टोटल कितने होते हैं? 8। उसको मिला के, हमारे यूनिट सेल को मिला के टोटल 8 होते हैं और इसका मतलब हुआ कि हमारे यूनिट सेल के अलावा भी कितने हैं? 7 हैं। तो यदि मैं यहाँ पर कोई एटम रखता हूँ कॉर्नर पर, तो मुझे कितना मिलेगा? उस एटम का कितना पार्ट मिलेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, वो एटम ये था, तो उसको कवर करने के लिए मुझे इतना मिलेगा। इसका मतलब इसको 8 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कितने में? 8 में, तो 7 तो किसी और को मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहीं पे 7। तो 7 क्योंकि और भी कवर कर रहे हैं ना, तो उनमें शेयरिंग हो जाएगी ना, उनको बँट जाएगा। तो कुल मिला के मुझे कितना मिलेगा? 1/8, यानी 8 लोग कवर कर रहे हैं और एक चीज़ को बाँटनी है 8 लोगों में, तो 1/8 ही मिलेगी मुझे, क्योंकि एक चीज़ को 8 में बाँटना पड़ेगा। लेकिन दुःख ही मत हो, तुमको लग रहा है अरे यार! एक चीज़ थी मेरे पास और मैंने 8 लोगों में बाँट दी, क्योंकि 8 लोग उसको कवर कर रहे थे। कोई बात नहीं, तो आपके पास कितने कॉर्नर हैं? अभी एक कॉर्नर का दिखाया मैंने। एक कॉर्नर पे मैंने बता रहा कि एक कॉर्नर पे आपको 1/8 ही मिलता है। किसी भी परमाणु का कितना मिलता है? 1/8 ही मिलता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर 7 और भी हैं। लेकिन आपके पास टोटल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। देखो ना भाई, ये भी तो था आपका ही कॉर्नर है, ये भी आपका कॉर्नर है, ये। तो टोटल कितने कॉर्नर है? 8।
तो 8 कॉर्नर से जब आप इंटू करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1, यानी टोटल 1 एटम आपको मिल जाएगा। तो यदि सिंपल यूनिट सेल की मैं बात करूंगा तो मुझे कितने एटम मिलेंगे? 1। कितने मिलेंगे? 1। उसका रीजन क्या है कि कॉर्नर पे शेयरिंग 1/8 हो जाती है, तो टोटल मेरे पास 8 कॉर्नर है, तो उनको मैं देखूंगा तो मुझे टोटल कितना मिलेगा? 1। तो उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। कौन से? सिंपल। सिंपल में यही होता है कि कॉर्नर पे ही एटम होते हैं और कॉर्नर पे 1/8 हमें बांटना पड़ता है, लेकिन टोटल मेरे पास 8 है, तो मैं 8 से इंटू करूंगा क्योंकि हर कॉर्नर से मुझे 1/8 मिलेगा। तो 8 कॉर्नर से मुझे कितना मिलेगा? तो 8 से 8 कट जाएगा, ये यानी 1। कितना मिलेगा? 1। नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे हो सकते हैं और बॉडी सेंटर पे। कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर और बॉडी सेंटर। बनाता हूँ जल्दी से, ठीक है? आपके फिजिक्स का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं इसको अब खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इसको क्लियर, ठीक, इसको हटा के थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट और लग रहा है, इसके बाद क्लास खत्म करूंगा मैं। थोड़ा सा आज फिजिक्स में लेट हो जाओगे आप लोग, ठीक है? चलिए, तो ये मैं बनाता हूँ, क्यों वापस से यूनिट सेल बना रहा हूँ, ठीक है? ये यूनिट सेल बनाए। तो यूनिट सेल में जब भी बॉडी सेंटर्ड की बात आएगी तो कहाँ-कहाँ पर एटम होंगे? एक तो कॉर्नर पे होंगे और एक कहाँ पर होंगे? बॉडी पे। तो कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8। जाहिर सी बात है, कितने कॉर्नर? 8। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट वाले ये हो बना दिए मैंने। और तुमको पता है जब भी कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो उनकी शेयरिंग कितनी होती है? 1/8। यदि मैं कॉर्नर के लिए काउंट करूँ कितने एटम है, तो कॉर्नर पे तो 1/8 शेयरिंग होती है और मेरे पास 8 कॉर्नर होते हैं, तो इंटू करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। लेकिन इस अभी मैं बोल रहा हूँ बॉडी सेंटर पे भी तो है, तो बॉडी सेंटर पे कैलकुलेशन करते हैं। तो बॉडी सेंटर पे कितने एटम होते हैं? ये बॉडी में अभी मैंने आपको बताया था किसी भी घन के अंदर या किसी भी, मैंने बोला था एक कमरे में आप बैठे हो तो कितने केंद्र बताए थे मैंने? एक ही न्यूक्लियर केंद्र बताया था। मान लो यहाँ पे बीच में है, तो एक ही केंद्र हो सकता है। और जो चीज किसी घर के बीच में है, क्या वो किसी अदर घर के साथ शेयरिंग कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। भाई कोई केंद्र में है, शेयरिंग कैसे करेगी? क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? चार उसके जो फलक है वो ऊपर, नीचे और साइड में है। और वो तो केंद्र में है तो क्या कोई घन दूसरा आके वहाँ शेयरिंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो, किना कॉर्नर पे क्या होता था, दूसरी नेट सेल चालू हो जाती थी यहाँ से, तो ऐसे कॉर्नर पे कवर करने वाले लोग आ जाते थे, लेकिन बीच में कोई कवर नहीं करेगा क्योंकि बीच में थोड़ी कोई यूनिट सेल घुस जाएगा। ये मेरी यूनिट सेल इतना एरिया है ना उसका, उसके बीच में थोड़ी कोई घुस जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी शेयरिंग किसी से नहीं होगी। तो बॉडी सेंटर पे एक एटम था और किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगी, यानी उसका पूरा एक एटम उसी खुद का है। तो टोटल मैं बोलूं तो टोटल कितने मिल गए मुझे? 2। एक कॉर्नर से मिल गया था और एक बॉडी सेंटर से मिल गया था। तो इस तरीके के जो क्यूब होते हैं या जो यूनिट सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है? यूनिट सेल। नेक्स्ट आता है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड पे कहाँ पर होगा? कॉर्नर पे और फेस पे। ध्यान रखना, कॉर्नर पे तो सब में है और नाम के आधार पे बदल जाएगा दूसरा। फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर पे आ जाएगा एटम। बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर यानी शरीर के बीच में चला जाएगा एक एटम। और सिंपल में सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? देखो वापस से जल्दी से हम बना देते हैं यूनिट सेल। ये यूनिट सेल बना रहे हैं, ठीक है? यूनिट सेल में देखो कॉर्नर पे होगा तो आपको पता है कॉर्नर पे 1/8 होता है और टोटल मेरे पास 8 कॉर्नर होते तो 1 मिलता है। फेस पे कितना मिलेगा? तो मैंने आपको कितनी फेस दिखाई थी? 6। अब देखो कोई भी दीवार कितने में बढ़ती है? दिमाग लगाओ। यदि किसी रूम से सटाकर आपने दूसरा रूम बनाया है और बीच में पार्टीशन दीवार है, तो दीवार कितने रूम में बढ़ती है? 2। एक दीवार हमेशा 2 ही रूम में बढ़ सकती है, 3 रूमों में नहीं बाँट सकते आप। यदि सेम यूनिट सेल बात कर रहा हूँ तो यूनिट सेल सेम होती है, ऐसा नहीं कि छोटा रूम बड़ा रूम बना देते हो। सेम रूम सेम साइज का बनाओगे तो एक दीवार से कितने लोग शेयर करेंगे? 2। 2 रूम शेयर करेंगे। यानी फलक पे मैं कोई एटम रख दूं, दीवार पे कोई एटम रख दूं, तो 2 लोगों को शेयर करता है। कितने लोगों को शेयर करता है? 2 लोगों को, यानी 1/2। 8 लोगों को नहीं करता, 2 ही लोगों को करता है। क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे बस दिमाग लगाओ, यहाँ पे रखा हूँ किसी एटम को, तो दूसरा एटम यहाँ पे बनेगा तो उसकी फलक किससे शेयर करेगा? और इसके अलावा यूनिट सेल उसके फलक पे दूसरी आ नहीं सकती। तो शेयरिंग 1/2। और सिर्फ सबसे अच्छा आसान है, आप अपनी घर की दीवार को समझो कि दीवार का शेयरिंग कितने रूमों में होती है? 2 रूमों में होती है। तो 2 रूमों में शेयर करा, लेकिन कितनी यहाँ पे दीवार है हमारे पास? कितनी फलक है? टोटल 6 फलक होती हैं। दिमाग लगाओ ना। कॉर्नर 8 थे, केंद्र 1 ही था।
फलक 6 थी, इसीलिए तो मैं सबसे पहले वो बता के आया हूँ कि 8 कॉर्नर होते हैं, 1 केंद्र होता है, 6 फलक होती है और फलक पे कितना बँटता है 1/2 लेकिन फलक 6 हैं, तो इनको टोटल काउंट करोगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 3। ये भाई काट दो ना इसको, तो टोटल कितना मिलेगा 3। तो फलक में मुझे 3 एटम मिल जाएँगे, केंद्र पे 1 मिल जाएगा, तो टोटल कितने एटम मिल जाएँगे? 4 एटम मिल जाएँगे। तो ये हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल भी खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट बात करें, ठीक है? नेक्स्ट कुछ नहीं है, जो पढ़ा उसी को जल्दी से एक बार में बता देता हूँ यूनिट सेल में। तो यूनिट सेल मैंने अभी बताया, यूनिट सेल 3 होती हैं, सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और एक आती है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसको हम बोलते हैं एससीसी, इसको बोलते हैं बीसीसी, उसको कहते हैं एफसीसी। देखो नंबर ऑफ एटम क्या बता रहा? नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम कहाँ? कॉर्नर पर, सेंटर पर और फेस पर। सिंपल के अंदर देखो कॉर्नर पर कितना है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं और 1/8 पार्टीशन मिलता है, भाग मिलता है, तो 1 मिला यहाँ पे। लेकिन इसमें देखो सेंटर पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होते ही नहीं है। फेस पे भी एटम नहीं होता तो 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितना मिला मुझे? 1 ही मिला। इसी बात करो बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी मुझे कॉर्नर पे भी मिलता है, सेंटर पे मिलता है। सेंटर पे 1 मिलता था, कॉर्नर पे 1 कैसे मिलता था? 8, 1/8 मिलता था, 8 कॉर्नर होते तो 1 ही मिलता। टोटल मिला के मुझे 2 मिल गए थे। लेकिन यही बीएफसीसी की बात करो तो कॉर्नर पे होते थे लेकिन सेंटर पे नहीं होता था, फेस पे होता था। नाम ही उसका फेस, तो फेस पे होगा। तो फेस पे 1/2 बढ़ता है और 6 फेसेस होती हैं, तो कितना मिल गया मुझे? 3। तो टोटल यहाँ कितना मिल गया था? 4। और बीसीसी में देखो फेस में नहीं होता। तो फेस में सिर्फ कहाँ पर होता है? यदि नाम आ गया फेस सेंटर्ड तो कॉर्नर और फेस में होगा। बॉडी सेंटर्ड तो बॉडी यानी केंद्र में होगा और कॉर्नर पे होगा। और ये सिंपल है, तो ना तो केंद्र पे होगा ना फेस पे होगा, ओनली कॉर्नर्स पे होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हम कर रहे हैं खत्म। तो अब आपकी क्लास फिजिक्स की क्लास है, आप फिजिक्स की क्लास को अटेंड करें सभी लोग। ठीक है, भैया से थोड़ा-सा बोल देना कि आज थोड़ा-सा बच गया था खत्म होने के लिए, क्योंकि अभी मैं छोड़ देता तो मुझे वापस से रिवीजन कराना पड़ता और बहुत लोग नहीं थे, इसलिए मैंने वापस से थोड़ी-सी पूरा पढ़ा दिया एक दिन में इतना। नेक्स्ट कल से हम इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। तो आई होप आज के मज़ा आया होगा समझने में भी और आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो सभी लोग ग्रुप में एक बार बता देंगे कि हाँ, आ गया, और नहीं आया तो क्या टॉपिक नहीं आया, कहाँ पर दिक्कत आई थी, तो बता देना। थोड़ा-सा लास्ट-लास्ट में जल्दी-जल्दी हो गया तो हो सकता है दिक्कत आ गई हो लास्ट-लास्ट में। और नहीं आई हो तो अच्छी बात है, एक बार बता ज़रूर देना कि आया है कि नहीं आया है। ठीक है? चलिए, तो अभी खत्म कर रहे हैं, अभी आप फिजिक्स की क्लास ले लो। ओके? ठीक है, धन्यवाद।